नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो आज देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपने प्रीवियस वीडियो में कि मैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो मई महीने की लाऊंगा। तो देखिए, करंट अफेयर की दृष्टि से ये महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सरकार द्वारा कई पोर्टल भी लॉन्च किए गए तथा उत्तराखंड से रिलेटेड भी काफ़ी घटनाएँ जो घटित हुई हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप उत्तराखंड के एग्ज़ाम की या उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उनको देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहला है, अब उत्तराखंड के रास्ते होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो देखिए, जो 80 किलोमीटर की बीआरओ ने रोड बनाई है इस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, धारचूला पिथौरागढ़ में। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की ने बनाया प्राणवायु नाम का वेंटिलेटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तीसरा है, उत्तराखंड में पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन स्टडी के लिए संपर्क दीदी पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जो चौथा पॉइंट है, उत्तराखंड में होप पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये टॉपिक है आज के। पांचवा है, कोरोना वायरस अपडेट के लिए दृष्टि पोर्टल किया गया लॉन्च। तो सरकार के द्वारा कोरोना अपडेट के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल के चंबा में उत्तराखंड की सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन भी किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड की बेटी को मिला यूएन सैन्य एडवोकेट ऑफ द ईयर सम्मान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी रुड़की द्वारा मित्रों ऐप भी लॉन्च किया गया। और अंतिम है, रस्किन बॉन्ड की 86वें जन्मदिन पर इनकी एक ई बुक लॉन्च की गई है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ एक दो वन लाइनर क्वेश्चन भी है, वन लाइनर करंट अफेयर्स भी हैं जो कि मैं वीडियो के अंत में डिस्कस करूँगा। तो देखिए, पहला जो हॉट टॉपिक है करंट अफेयर का इस महीने का, तो वो है जो उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा जो अब होगी, तो एक दिन में उत्तराखंड से होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो देखिए गाइज, पहले हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरनी पड़ती थी, ठीक है। और वहीं से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा थी वो चलती थी, ठीक है। और बीआरओ ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने एक 80 किलोमीटर की रोड को बनाया है। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो यह रोड पिथौरागढ़ में घटिया बगड़ से धारचूला से लिपुलेख तक बनी है, ठीक है गाइज। और आपको ध्यान रखना है कि बीआरओ ने इसका निर्माण किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं, ठीक है। और उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है, ठीक है। देखिए, मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला दर्रा के द्वारा जाया जाता था जो कि सिक्किम में है, जिसमें कि 21 दिन का समय लगता था। और इस रोड बनने से उत्तराखंड में एक दिन में यह यात्रा संपन्न हो जाएगी, ठीक है। उद्घाटन मैंने आपको बता दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हुआ है। निर्माण करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर स्थापना पूछी जाए तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक जो हमारी आर्मी है उसी के अंतर्गत एक संस्था है जो कि बॉर्डर एरियाज़ पे सुरंग हुई या सड़क निर्माण हुई, पुल हुए, इसका निर्माण करती है, ठीक है। हाल ही में बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में एक दोपारीजो, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दोपारीजो पुल का निर्माण किया था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेंथ इसकी बात करें तो 80 किलोमीटर है। लेकिन इस रोड को बनाने के बाद नेपाल और भारत के मध्य एक विवाद हो गया, ठीक है। तो विवाद क्यों हुआ ये आपको याद रखना है। विवादित क्षेत्र की बात करें तो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के बीच यह विवाद हुआ, ठीक है। आपके जो वनडे एग्ज़ाम है यूके SSS के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूके PCS जिनमें कि मेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको ये समझाऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप अंत तक देखिएगा। तो देखिए, जो नेपाल और भारत के मध्य विवादित क्षेत्र है, ये क्यों विवाद हुआ, आपने देखा होगा कि नेपाल ने एक नक्शा लॉन्च किया जिसमें कि लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपना उसने हिस्सा बताया, ठीक है। तो भारत द्वारा इस क्षेत्र पर सड़क बनाए जाने के पश्चात नेपाल ने अपने नए नक्शे में लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दर्शाया। अभी मैप में मैं आपको बताऊंगा कि लिम्पियाधुरा कहाँ है, ठीक है। हालांकि बाद में नेपाल ने इस नक्शे को वापस ले लिया था अभी,
28 तारीख को, और इसमें जिसमें कि भारत की एक कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। ठीक है, तो नक्शे में मैं आपको बता दूं तो देखिए ये उत्तराखंड है और यहाँ पर है काला पानी स्थित, और यहीं से काली नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो 1815 में नेपाल आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, तो उसमें काली नदी को बॉर्डर माना गया था और नेपाल और भारत को इस हिस्से में बांट दिया गया था। तो देखिए जो इस मैप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आखिर ये विवाद हुआ क्यों। तो देखिए गाइज, तो आपको नेपाल का बॉर्डर दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये नेपाल का बॉर्डर था। देखिए मुगलों के बाद जो नेपाल की सेना है और जो नेपाल के शासक हैं, गोरखा सैनिक हैं, वो काफ़ी बहादुर तो थे ही, और उन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ये गढ़वाल कुमाऊं की तरफ बढ़े और लगभग ये सतलज नदी के पास पहुँच चुके थे। ठीक है, और अगर पूर्वी साइड की बात करें तो ये सिक्किम में पहुँच चुके थे और लगभग मेची नदी के पास ये पहुँच चुके थे। ठीक है, कहाँ पे, मेची नदी या तीस्ता नदी के पास ये पहुँच चुके थे सिक्किम में। और यहाँ तराई भाबर की बात करें तो तराई भाबर में ये यूपी तक पहुँच चुके थे। ठीक है, और जब 1814 से 1800 या 1516 में जो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, तो इसमें आंग्ल नेपाल के साथ सुगौली की संधि हुई थी बिहार में, तो उसी में काली नदी को यहाँ पर बॉर्डर मान दिया गया था। ठीक है, और सतलज की जगह जो ये वापस गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र इनको वापस देना पड़ा भारत को, और यहाँ पर नेपाल का बॉर्डर बना दिया गया काली नदी को। ठीक है, और यहाँ से भी ये ऊपर चले गए। ठीक है, 1816 में सुगौली की संधि पूर्णतः होती है। ठीक है, 1815 में तो ये नहीं पूर्ण होती है, जबकि 1815 में पहली बार सुगौली की संधि होती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विवाद हुआ क्यों नेपाल ने अपने नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपने नक्शे में दर्शाया। तो देखिए गाइज, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें आखिर है कहाँ। तो देखिए गाइज, जो आपको ये ट्राई जंक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये ट्राई जंक्शन में ही स्थित है लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, जहाँ से कि काली नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये एक ट्राई जंक्शन है जो कि नेपाल और भारत और चाइना से जुड़ता है। तो देखिए आखिर इसमें विवाद हुआ क्यों, इसके दो कारण माने जा सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि भौगोलिक दृष्टि से, क्योंकि जो काला पानी नदी का उद्गम है वो 3 धाराओं से होता है। ठीक है, और 3 धाराओं से होता है, तो जो सबसे भारत की साइड है ये है लिम्पियाधुरा। ठीक है, एल से दर्शाता हूँ, लिम्पियाधुरा, बीच में है काला पानी और सबसे साइड में है लिपुलेख। ठीक है, तो भारत ये मानता है कि जो काली नदी का उद्गम है ये लिपुलेख से होता है, लेकिन जबकि नेपाल मानता है कि काला पानी का उद्गम होता है लिम्पियाधुरा से। ठीक है, और जब बीआरओ ने या सेना ने यहाँ पर जो रोड बनाई है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, तो इसके देखते हुए नेपाल को यह लग रहा है कि इसने यानी लिम्पियाधुरा में बॉर्डर का निर्माण किया है या रोड का निर्माण किया है, जिससे कि नेपाल की ज़मीन पर कुछ जो भारत ने दखलंदाजी दी है वो हुई है। ठीक है, तो जबकि नेपाल यह भी कहता है कि जो 1815-16 में सुगौली की संधि हुई, ये भी हम इनको मानते हैं। तो देखिए इसी के आधार पर जो अंग्रेज़ों ने काली नदी के अकॉर्डिंग बांटा था नेपाल और भारत का बॉर्डर, तो हालांकि अब ये मसला सुलझ गया है, लेकिन उत्तराखंड के मेंस एग्ज़ाम या जो वनडे एग्ज़ाम है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइज, ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप ये इतना समझ चुके होंगे। ठीक है, और दूसरा कारण अगर बात करें तो देखिए दूसरा कारण है वर्तमान में जो नेपाल के ओली, तो वे रिलेटेड करते हैं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और ये चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी से है उससे मैच करती है। तो चाइना की रणनीति आपको पता है कि कर्जा दे के फंसाना। ठीक है, कर्जा दे देता है, जैसे पाकिस्तान हुआ, तो यही रणनीति चाइना अब नेपाल के साथ लड़ रहा है और इसी से नेपाल उसमें फंसता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी में केपी शर्मा ओली ने कहा कि इंडिया स्प्रेड कोरोना वायरस इन नेपाल। ठीक है, कोरोना वायरस जो आ रहा है ये इंडिया की वजह से आ रहा है, तो ऐसे ऐसे बयान ये चाइना के दम पे शायद। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए लिपुलेख जो हमने अभी रोड बनाई है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि यह अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए है, लेकिन इसके अलावा जो अगर चाइना की रणनीति को विफल करने के लिए या भविष्य में अगर लड़ाई होती है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इस रोड से हमारे लिए काफ़ी सुगम हो जाता है। यहाँ से जो हमारे आर्म होते हैं, जो हथियार होते हैं, जो भी सैन्य सामान होते हैं, यहाँ से ले जाने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि चीन तिलमिला उठाए और नेपाल
चीन के बहकावे में आकर ऐसे दावे करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आईआईटी रुड़की ने एम्स ने बनाया प्राणवायु नाम का वेंटिलेटर। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की व एम्स ने साथ में मिलकर प्राणवायु नाम का वेंटिलेटर बनाया है। तो देखिए कोरोना वायरस के चलते आपको पता है कि वेंटिलेटर की कितनी अहमियत है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये वेंटिलेटर बनाया है आईआईटी रुड़की व एम्स ने। तो आपसे नाम पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो उसका नाम है प्राणवायु। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट ये हो सकता है। ठीक है, थर्ड बात करें तो इसके अलावा उत्तराखंड ने ई लर्निंग पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए संपर्क दीदी पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो देखिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया है उत्तराखंड सरकार ने, तो संपर्क दीदी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो ई लर्निंग पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, और जैसे कि आपको पता है कि सभी शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो बंद हो चुके हैं इस टाइम पे, तो इसी के लिए। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड ने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, उत्तराखंड सरकार ने कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, इस पोर्टल का उद्देश्य स्किल व अनस्किल युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये एक पोर्टल है जिसमें कि जो स्किल्ड है और नॉन स्किल्ड वो भी अपना जो जानकारी है इस पोर्टल में भर सकते हैं। तो मेन इसका उद्देश्य ये है कि आपके लिए स्वरोजगार अवसर प्रदान करना या एक डाटा कलेक्ट करना कि रोजगार या बेरोजगारी उत्तराखंड में कितनी है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, पूरी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि होप पोर्टल जो उत्तराखंड में रोजगार के लिए लॉन्च किया गया उसमें ई का मतलब क्या है या पी का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बनते हैं। ठीक है, पूरी फुल फॉर्म न या ऑप्शन में न देकर हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, पर्टिकुलर एक चीज़ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये लॉन्च किया है होप पोर्टल, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी सुरंग बनी चंबा सुरंग। तो देखिए केंद्रीय राजमार्ग व परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है, ऑनलाइन वर्चुअल उद्घाटन किया, और इसकी लोकेशन की बात करें तो यह टिहरी गढ़वाल में पड़ती है। ठीक है, चंबा ब्लॉक में, और ऋषिकेश धरासू मार्ग नेशनल हाईवे 94, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें ठीक है 440 मीटर इसकी लेंथ है। इस सुरंग का निर्माण ऑस्ट्रेलियन तकनीक NTR विधि द्वारा BRO, जैसे मैंने BRO की डिटेल आपको बता दी है ऊपर, यह ठीक है उसने किया है, और यह चार धाम सड़क पर योजना के अंतर्गत ऑल वेदर रोड का हिस्सा है। ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची सड़क है। देखिए ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, टिहरी गढ़वाल आपको याद रखना है, इसकी लेंथ याद रखनी है 440 मीटर, और BRO और केंद्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की बेटी को मिला यूनाइटेड नेशन सैन्य एडवोकेट ऑफ द ईयर सम्मान। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, सुमन गवानी इनका नाम है। ठीक है, उत्तराखंड की बेटी को मिला यूनाइटेड नेशन सैन्य एडवोकेट ऑफ द ईयर का सम्मान। ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशन के हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा इनको वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन या सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड से इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड की यह रहने वाली हैं, उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हैं। उत्तराखंड की बेटी सुमन गवानी ने एक बार फिर उत्तराखंड को गौरवान्वित किया, और सुमन गवानी को भारत में प्रथम बार इस सम्मान से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये उत्तराखंड की हैं, उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। दूसरा इसलिए कि भारत में यह प्रथम बार यह सम्मान किसी को मिल रहा है। ठीक है, सम्मान का नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन सैन्य एडवोकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं सुमन गवानी जी की तस्वीर। ठीक है, ये मेजर पद पे हैं इंडियन आर्मी के, मेजर सुमन गवानी। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के पोखर गांव की रहने वाली मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष सम्मान दिया जाएगा। उन्हें संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक शांति मिशन चल रहा था दक्षिणी सूडान में, वहीं पर इनके योगदान के लिए, विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार किसी भारतीय शांति दूत को यह दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है।
संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सम्मान देंगे। ठीक है, तो आपसे करंट अफेयर में यूनाइटेड नेशन के महासचिव भी पूछे जा सकते हैं, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 29 मई को यह सम्मान इन्हें दिया जाएगा। मेजर सुमन, ठीक है, ऑफिसर मेजर सुमन गवानी, ठीक है, मेजर के पद पर हैं, इस समय दिल्ली में तैनात हैं। उनका परिवार कहाँ रहता है? टिहरी में। टिहरी के गांव आपको याद रखना है, पोखर गांव। वह संयुक्त राष्ट्र के मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात थी। ठीक है, मेजर सुमन को पुरस्कार लेने के लिए न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यात्रा रद्द करनी पड़ी। आपको बता दें कि सुमन ने अपनी शुरुआत पढ़ाई उत्तरकाशी और स्नातक देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज से किया। ठीक है, 2011 में वह भारतीय सेना में शामिल हुई। सुमन गवानी के पिता प्रेम सिंह गवानी अग्निशमन विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वह 3 भाई बहन हैं। ठीक है, उनकी बहन भी सेना में और भाई वायुसेना में। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है इनसे रिलेटेड। इसके अलावा देखिए, सुमन के साथ ब्राज़ील सेना की एक कमांडर कार्ला मोंटेरो डे कास्त्रो अराउजो को भी जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो अगर आपको नाम याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सुमन गवानी को किस देश की और एक महिला के साथ यह सम्मान मिला? तो ब्राज़ील, ये आपको याद रखना है। अवार्ड के लिए दोनों का चुनाव करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इन्हें प्रभावशाली आदर्श बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय संसदीय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मेजर सुमन गवानी 29 मई को ऑनलाइन समारोह में यूएन सैन्य एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित होंगी। तो काफ़ी गर्व की बात है हमारे उत्तराखंड के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, आईआईटी रुड़की ने लॉन्च की शॉर्ट वीडियो ऐप मित्रों। ठीक है, इसका नाम है मित्रों ऐप और ये टिकटॉक की तरह ही एक शॉर्ट वीडियो ऐप है। ठीक है, और टिकटॉक को काफ़ी अच्छी टक्कर दी है और 3.5 स्टार जो इसको अभी तक मिल चुके हैं। ठीक है, और वही टिकटॉक की रेटिंग गिर चुकी है, 1 पॉइंट पर आ चुकी है। तो देखिए, ये ट्वीट किया है पेटीएम के पूर्व सीनियर, ठीक है, सेक्रेटरी ने, आईआईटी दीपक ने। ठीक है, आईआईटी रुड़की स्टूडेंट हैज़ क्वाइटली रिलीज अ टिकटॉक क्लोन कॉल्ड मित्रों टीवी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, मित्रों टीवी, देखिए ये इसका प्ले स्टोर पे है। ठीक है, तो डिटेल देख लेते हैं। आईआईटी के पूर्व छात्रों का कहना है कि ऐप लॉन्च करते समय हमें ऐसे ट्रैफिक की उम्मीद नहीं थी। इसे बनाने के पीछे लोगों को सिर्फ भारतीय विकल्प देना था। आईआईटी रुड़की में वर्ष 2011 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से पास आउट छात्र, नाम आपको याद रखना है, शिवांक अग्रवाल, ने अपने 4 साथियों के साथ मित्रों ऐप बनाया है, जिसे टिकटॉक का क्लोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे कैसे बन सकता है? पहला तो डायरेक्टली बन सकता है कि जो मित्रों ऐप है वह किस आईआईटी या छात्र ने किया है, तो शिवांक अग्रवाल। दूसरा पूछा जा सकता है, शिवांक अग्रवाल ने एक ऐप लॉन्च की है जिसे टिकटॉक का क्लोन भी कहा जा रहा है, या ऐप क्या है? तो यह ऐप है मित्रों ऐप। ठीक है, नेक्स्ट है, रस्किन बॉन्ड की 86वें जन्मदिन पर बुक प्रकाशक स्पीकिंग टाइगर ने लॉन्च की ई बुक। ठीक है, स्पीकिंग टाइगर जो है ये एक प्रकाशक है, बुक प्रकाशक। तो इनके 86वें जन्मदिन पर एक बुक लॉन्च हुई है। तो इसका बुक का नेम आपको याद रखना है। इस बुक का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, यहाँ पे बोट्स हो जाएगा, बॉर्डर्स नहीं, बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, ये रही इनकी पुस्तक। ठीक है, रस्किन बॉन्ड, होप ऑन माई एडवेंचर एंड बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये आपको याद रखना है। थोड़ा रस्किन बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को कहाँ पर हुआ था? कसौली, सोलन, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कवि है एक। ठीक है, और ये एक अंग्रेज राइटर है और काफ़ी इन्होंने बुक लिखी है, लेख लिखे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए, जो मैं वन लाइनर की बात कर रहा था, तो देखिए 4 मार्च को आपको पता है कि गैरसैंण में हमारी राजधानी स्थानांतरित कर दी गई है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण अब उत्तराखंड की गैरसैंण हो चुकी है। ठीक है, गैरसैंण को, और 4 मार्च को यह घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कर दी थी। इसके अलावा देखिए, इस कोरोना के चलते जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जानवरों का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क को देश का पहला जानवरों का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया? तो जिम कॉर्बेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज मई के करंट अफेयर्स यही थे लगभग।
मैंने सभी को डिस्कस करते हुए और सभी को लिया है, लगभग सारी घटनाओं को। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन रहती है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे अगली वीडियो में ज़रूर सुलझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।